प्रिय विद्यार्थीगण, नमस्कार। मैं जेसी मून, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से आज की आपकी 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय की हरियाणा एजुसेट ई लर्निंग क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आज के हमारे व्याख्यान के क्षेत्र होंगे, उपविषय होंगे, यानी हम जिन बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे वो हैं: नंबर 1, भुगतान शेष क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशंस, अर्थ एवं परिभाषा। भुगतान शेष की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीओपी। भुगतान शेष के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आर्थिक सौदे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी हैं। तत्पश्चात व्यापार शेष, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या अर्थ है, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, भुगतान शेष क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। किसी एक देश का संसार के अन्य देशों के साथ आर्थिक जो लेन देन होता है उसका रिकॉर्ड ही भुगतान शेष है। इस बात का आपको पता है कि प्रत्येक देश को संसार के अन्य देशों के साथ आर्थिक लेन देन करना पड़ता है, जिनके फलस्वरूप उसे अन्य देशों को भुगतान करना पड़ता है और कुछ प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। इन प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण पत्र ही भुगतान शेष है। किंडलबर्गर महोदय के शब्दों में अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको ग्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, एक देश का भुगतान शेष उस देश के निवासियों तथा विदेशियों सभी द्वारा किए गए सभी आर्थिक सौदों का क्रमबद्ध लेखा ही भुगतान शेष है। एक अन्य अर्थशास्त्री जेम्स ओ इनग्राम के अनुसार भुगतान शेष उन सभी आर्थिक सौदों का संक्षिप्त लेखा है जो एक देश के निवासियों तथा शेष संसार के मध्य एक निश्चित समय में किया जाता है। इन परिभाषाओं से हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि एक निश्चित अवधि में किए गए एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन का समुचित रिकॉर्ड ही भुगतान शेष कहलाता है। भुगतान शेष की विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो कहने का मतलब क्रमबद्ध लेखा है। यह भुगतान शेष एक क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड है, सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड है। ये आदान और प्रदान का, लेन देन का, दोनों का एक निश्चित समय में किया जाता है। एक निश्चित समय अवधि होती है, निश्चित समयावधि, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में किया गया वो रिकॉर्ड है। इसके बाद सभी प्रकार के निवासियों और विदेशियों सभी में किए गए, इसका मतलब सरकारी व गैर सरकारी सभी मदें शामिल होती हैं। सरकारी व गैर सरकारी मदें, यानी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑल आइटम्स इसमें
शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं दोहरी अंकन प्रणाली। दोहरी अंकन प्रणाली से हमारा क्या सिस्टम है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है भुगतान और प्राप्तियां, रिसीविंग और पेमेंट्स दोनों शामिल की जाती हैं इसमें। स्व संतुलित सेल्फ बैलेंस्ड, यानी लेखा दृष्टिकोण से लेखे को संतुलन स्वतः ही हो जाता है भुगतान और प्राप्तियों के माध्यम से। अंतर समायोजन, इसे हम अंतर समायोजन के नाम से भी जान सकते हैं। अंतर समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंसेस भुगतान और प्राप्तियों का। तो भुगतान शेष एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ किए गए सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन का समुचित रिकॉर्ड, विवरण पत्र, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है, भुगतान शेष कहलाता है। प्रिय विद्यार्थीगण, भुगतान शेष का अर्थ और विशेषताएं, सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड ही भुगतान शेष है। इसके पश्चात भुगतान शेष कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को हम शॉर्ट में बीओपी कह देते हैं। भुगतान शेष 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा देखते हैं? संतुलित हो सकता है अथवा अनुकूल भुगतान शेष अथवा प्रतिकूल भुगतान शेष। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं संतुलित भुगतान शेष की, बैलेंस्ड बीओपी। जब किसी देश की कुल प्राप्तियां या निर्यात तथा कुल देनदारियां या आयात दोनों बराबर होते हैं तो भुगतान संतुलन संतुलित होता है, या जिसे हम कहें बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू आर माइनस पी इज इक्वल टू 0। ऐसी स्थिति को हम संतुलित भुगतान शेष कहते हैं। 2 नंबर अनुकूल भुगतान शेष, या जिसे हम बचत का भुगतान शेष भी कहते हैं, इन इंग्लिश फेवरेबल और सरप्लस बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जब किसी देश की प्राप्तियां ज़्यादा हों और भुगतान कम हो, यानी बैलेंस फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू आर माइनस पी ग्रेटर देन 0, यानी प्राप्ति भुगतान से अधिक है, अर्थात इसका अंतर धनात्मक है। यानी दूसरे शब्दों में, जब किसी देश की प्राप्तियों तथा भुगतान को बराबर करने के लिए देश में सोने की प्राप्ति होती है या अल्पकालीन ऋण देना पड़ता है क्योंकि फालतू है उस देश के पास, तो भुगतान से प्राप्तियां अधिक होती हैं तथा भुगतान शेष अनुकूल होता है। तत्पश्चात प्रतिकूल भुगतान शेष, या इसे हम घाटे का भुगतान शेष भी कहते हैं, इन इंग्लिश अनफेवरेबल और डेफिसिट बीओपी। ये कौन सी स्थिति में होता है? जब भुगतान ज़्यादा करना होता है जबकि प्राप्तियां कम होती हैं। कहने का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल इज इक्वल टू आर माइनस पी ग्रेटर देन 0। ऐसी अवस्था में प्राप्ति भुगतान से कम है, इसका मतलब इनका अंतर ऋणात्मक है। या दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो भुगतान शेष तब घाटे का सौदा होता है जब किसी देश को अपनी प्राप्ति तथा भुगतान दोनों को बराबर करने के लिए सोना, स्वर्ण, गोल्ड देना पड़ता है या अल्पकालीन ऋण लेने पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में प्रतिकूल भुगतान शेष होता है।
संक्षेप में, यदि भुगतान शेष की देनदारी को पूरा करने के लिए देनदारी बनती है, उस देनदारी को पूरा करने के लिए विदेशों को सोना देना पड़ता है या ऐसी अवस्था में हम अल्पकालीन कर्जे लेने पड़ते हैं, तो भुगतान शेष प्रतिकूल होगा। इसके विपरीत यदि लेनदारी को पूरा करने के लिए विदेशों से सोना प्राप्त होता है या विदेशों को अल्पकालीन कर्जे देने पड़ते हैं, तो भुगतान शेष अनुकूल फेवरेबल माना जाएगा। तो ये 3 प्रकार के भुगतान शेष हो सकते हैं: संतुलित, अनुकूल और प्रतिकूल। प्रिय विद्यार्थीगण, जैसा कि हमने भुगतान शेष का अर्थ, विशेषताएं, प्रकार करने के पश्चात हमने भुगतान शेष के बारे में बात की थी। सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड, यानी सभी प्रकार के आर्थिक सौदे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये आर्थिक सौदे होते कौन से हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन बीओपी। किसी देश को प्राय 3 प्रकार की मदों में दूसरे देशों से व्यवहार करना पड़ता है, लेन देन करना पड़ता है। ये 3 प्रकार की होती हैं आइटम्स, मदें, जिन्हें हम नंबर 1 दृश्य मदें, दृश्य मदें कौन सी? विजिबल आइटम्स, समस्त प्रकार की भौतिक वस्तुएं जिनका आयात और निर्यात होता है। दृश्य जो दिखाई देती हैं, पदार्थ से बनी होती हैं। समस्त प्रकार की भौतिक वस्तुएं जिनका आयात निर्यात होता है, वो विजिबल आइटम्स कहलाती हैं, दृश्य मदें कहलाती हैं। और दूसरी होती है अदृश्य मदें। अदृश्य मदें, इसका मतलब है इनविजिबल आइटम्स, सभी प्रकार की वस्तुएं इनविजिबल आइटम्स में काउंट की जाती हैं। और तीसरी होती हैं पूंजी अंतरण, जिनका लेखा जोखा भुगतान शेष में रखा जाता है। कैपिटल ट्रांजैक्शंस, जिनका संबंध पूंजी की प्राप्तियों और भुगतान से है, यानी पूंजी के लेन देन से। दृश्य मदें विजिबल आइटम, भौतिक वस्तुएं। अदृश्य मदें इनविजिबल आइटम्स, सेवाएं। और पूंजी अंतरण, कैपिटल ट्रांजैक्शंस, पूंजी के का लेन देन। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, जब कोई देश करता है, यानी प्राप्तियां और भुगतान, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स दोनों के संबंध में 2 मुख्य धारणाएं हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 भुगतान शेष, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तथा दूसरी होती है आपकी व्यापार शेष, व्यापार शेष, बैलेंस ऑफ ट्रेड। 2 प्रकार की धारणाओं के तहत अंतर्राष्ट्रीय लेन देन होता है किसी देश का, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और बैलेंस ऑफ ट्रेड, भुगतान शेष और व्यापार शेष। अब बात करते हैं व्यापार शेष क्या है। तो व्यापार शेष है क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? व्यापार शेष से तात्पर्य दृश्य भौतिक वस्तुओं के आयात निर्यात दोनों की बात करनी है। हमारे पास 3 मदें थी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए, दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजी अंतरण। हमें सिर्फ दृश्य मदों के बारे में बात की जाती है व्यापार शेष के अंतर्गत, जबकि भुगतान शेष में तीनों मदें शामिल होती हैं, यानी भौतिक वस्तुओं के आयात निर्यात मूल्यों के अंतर शेष को, बैलेंस ऑफ डिफरेंस को व्यापार शेष कहा जाता है। व्यापार शेष धनात्मक या ऋणात्मक के निर्धारण में, अगर उसे हमें बैलेंस करना है तो सिर्फ और सिर्फ दृश्य मदों पर ही विचार किया जाता है। अदृश्य मदों और पूंजी अंतरण पर कोई विचार नहीं किया जाता। स्पष्टतः इसमें ना तो अदृश्य मदें होती है और ना ही पूंजी अंतरणों को शामिल किया जाता है। व्यापार शेष का मतलब है दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। सिर्फ दृश्य मदें, वह हमारा व्यापार शेष कहलाता है।
वस्तुओं का बंदरगाहों इत्यादि पे जो भी हिसाब किताब रखा जाता है वो आयात निर्यात की उन्हें दृश्य मदें कहा जाता है। जिस प्रकार से भुगतान शेष 3 प्रकार का था, उसी प्रकार व्यापार शेष भी 3 प्रकार का होता है। अनुकूल, प्रतिकूल और संतुलित। अनुकूल व्यापार शेष हम किसे कहेंगे? जिसे सरप्लस और फेवरेबल भी कहते हैं, जहां एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज़्यादा हो, यानी हमारा निर्यात ज़्यादा हो और आयात कम हो। और प्रतिकूल व्यापार शेष हम किसे कहेंगे? जहां इंपोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट्स कम हो। और संतुलित व्यापार शेष जहां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर हों, उस अवस्था को हम संतुलित व्यापार शेष की मुद्रा में रखते हैं। व्यापार शेष में एक बात ध्यान देने योग्य है, 3 बातों को मुख्यतः शामिल नहीं किया जाता। एक तो सेवाओं के आयात निर्यात को शामिल नहीं किया जाता। सेवाओं का आयात निर्यात का मतलब है जहाजरानी, बीमा, बैंकिंग इत्यादि को। और दूसरी बात, देशों के बीच जो भी ब्याज और लाभांश का भुगतान किया जाता है उसको शामिल व्यापार शेष में कभी नहीं किया जाता। और तीसरा मुख्य रहता है हमारा पर्यटकों द्वारा जो भी खर्च किया जाता है, पर्यटकों द्वारा किया गया व्यय कभी भी व्यापार शेष में शामिल नहीं किया जाता। व्यापार शेष वास्तव में भुगतान शेष का एक अंग मात्र है। डियर स्टूडेंट्स, भुगतान शेष और व्यापार शेष के प्रकार, अर्थ, विशेषताएं करने के पश्चात हमारे सामने एक सवाल उत्पन्न होता है कि व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर क्या है? दोनों में भुगतान शेष और व्यापार शेष, जैसा कि हमने किया था, भुगतान शेष एक विस्तृत धारणा है, जबकि व्यापार शेष एक संकुचित शब्द है। क्यों? क्योंकि भुगतान शेष में अंतर्राष्ट्रीय, किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का सारा लेखा जोखा होता है, चाहे वो दृश्य मदें हैं, चाहे वो अदृश्य मदें हैं, चाहे पूंजी अंतरण है, सब कुछ लेनदारियां और देनदारियां। जबकि व्यापार शेष में सिर्फ भौतिक वस्तुओं के आयात निर्यात का ही लेखा जोखा होता है। इसी से संबंधित हम बात करें तो भुगतान शेष में सभी मदें शामिल होती हैं, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, जबकि व्यापार शेष में केवल और केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है, भौतिक वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है। भुगतान शेष सदैव संतुलित रहता है। दृश्य मदों, अदृश्य मदों एवं पूंजी अंतरण तीनों में, और देनदारियों को अल्पकालिक ऋण लेकर या देकर किसी भी तरह संतुलित, हमेशा संतुलित रहता है। जबकि व्यापार शेष संतुलित भी हो सकता है और असंतुलित भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। एक मुख्य बात भुगतान शेष की है, व्यापार शेष द्वारा घाटा पूरा नहीं हो सकता। अगर भुगतान शेष हमारा प्रतिकूल है तो उसे व्यापार शेष द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। जबकि यदि व्यापार शेष प्रतिकूल है तो ऐसी अवस्था में उसके घाटे को भुगतान शेष द्वारा पूरा किया जा सकता है। और आर्थिक विश्लेषण की अगर हम बात करें तो आर्थिक विश्लेषण की दृष्टि से भुगतान शेष का महत्व ज़्यादा है, जबकि व्यापार शेष अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ भौतिक वस्तुओं की आयात निर्यात का विवरण दिया हुआ होता है। भुगतान शेष के द्वारा पता चलता है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय और रोजगार किस अवस्था में है, यानी विदेश नीति बनाते समय भुगतान शेष को महत्व दिया जाता है, जबकि व्यापार शेष को नहीं। तो ये हमारा भुगतान शेष और व्यापार शेष का अंतर था। आज के अध्याय को सारांश के रूप में
हमने बात की थी भुगतान शेष किसे कहते हैं। प्रत्येक देश विश्व के अन्य देशों के साथ जो आर्थिक लेन देन करता है, जिसके फलस्वरूप प्राप्तियां और भुगतान करने पड़ते हैं, इन्हीं प्राप्तियों एवं भुगतानों के विवरण पत्र को भुगतान शेष कहा जाता है। भुगतान शेष के आर्थिक सौदे 3 प्रकार के बात की हमने। दृश्य मदे, विजिबल आइटम्स, भौतिक वस्तुओं को शामिल किया जाता है इनमें। अदृश्य मदे, इनविजिबल आइटम्स, सभी प्रकार की सेवाएं, जहाजरानी, बैंकिंग इत्यादि। और तीसरा हमारा था पूंजी अंतरण, कैपिटल ट्रांसफर्स, पूंजी के लेन देन से हमारा अभिप्राय था। आर्थिक लेन देन से क्या अभिप्राय है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, वे लेन देन जिनके कारण मूल्य का हस्तांतरण होता है। विदेशी लेन देन के संदर्भ में एक देश के निवासियों द्वारा दूसरे देश के निवासियों को मूल्य का जो हस्तांतरण होता है उसे आर्थिक लेन देन के नाम से जाना जाता है। भुगतान शेष के प्रकार। भुगतान शेष 3 प्रकार का हो सकता है। संतुलित भुगतान शेष, बैलेंस्ड बीओपी, जिसमें कुल प्राप्तियां और कुल देनदारियां दोनों बराबर होते हैं, निर्यात एवं आयात। बी बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू रिसिप्ट माइनस पेमेंट्स इज इक्वल टू 0। अनुकूल या बचत का भुगतान शेष, फेवरेबल और सरप्लस बीओपी, जिसमें प्राप्तियां ज़्यादा होती हैं और भुगतान कम होते हैं। बी एफ इज इक्वल टू आर माइनस पी ग्रेटर देन 0, यानी प्राप्ति भुगतान से अधिक है, अर्थात इसका अंतर धनात्मक है। प्रतिकूल या घाटे का भुगतान शेष, अनफेवरेबल और डेफिसिट बीओपी, जिसमें प्राप्ति भुगतान से कम है, अर्थात इनका अंतर ऋणात्मक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल इज इक्वल टू रिसीट माइनस पेमेंट्स लेस देन 0। इसके पश्चात हमने अंतर्राष्ट्रीय लेन देन यानी प्राप्तियों व भुगतानों के संबंध में 2 मुख्य धारणाओं की बात की थी। व्यापार शेष, बैलेंस ऑफ ट्रेड, और भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। व्यापार शेष से तात्पर्य दृश्य भौतिक वस्तुओं के आयात निर्यात मूल्यों के कुल अंतर शेष से है, यानी दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। व्यापार शेष में किन्हें शामिल नहीं किया जाता? सेवाओं के आयात निर्यात को, जैसे जहाजरानी, बीमा, बैंकिंग इत्यादि। देशों के बीच ब्याज तथा लाभांश के भुगतान को, पर्यटकों द्वारा व्यय को। और अंत में हमने बात की थी व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में अंतर। भुगतान शेष एक विस्तृत शब्द है, इसके अंतर्गत व्यापार शेष भी शामिल होता है। अतः व्यापार शेष अपेक्षाकृत एक संकुचित धारणा है, यह भुगतान शेष का ही एक अंग होता है। व्यापार शेष में केवल वस्तुओं या दृश्य मदों के आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। इसके विपरीत भुगतान शेष में सभी प्रकार की मदों अर्थात वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, दृश्य, अदृश्य, पूंजी अंतरण सभी को शामिल किया जाता है। किसी देश का व्यापार शेष संतुलित या असंतुलित हो सकता है, किंतु भुगतान शेष सदैव संतुलित होता है। व्यापार शेष के प्रतिकूल होने पर उसके घाटे को भुगतान शेष द्वारा पूरा किया जा सकता है, परंतु भुगतान शेष के घाटे को व्यापार शेष द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। आर्थिक विश्लेषण की दृष्टि से व्यापार शेष की तुलना में भुगतान शेष का अधिक महत्व है। प्रत्येक देश विदेशी व्यापार की नीति बनाते समय भुगतान शेष की मदों को ध्यान में रखता है। इसी आधार पर यह ज्ञात होता है कि एक देश दूसरे देशों को दी जाने वाली देनदारियां अधिक हैं तो इसका देश की राष्ट्रीय आय, रोजगार आदि नीतियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में मुख्य अंतर यह है कि व्यापार शेष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक आंशिक लेखा है, पार्शियल रिकॉर्ड है, जबकि भुगतान शेष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पूर्ण लेखा है, कंप्लीट रिकॉर्ड है। व्यापार शेष भुगतान शेष का ही एक अंश मात्र है। आशा है
आप सभी को आज का विषय अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।